नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। गांव किसान के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी, पशुधन और साथ ही साथ हमारे जो सफल किसान होते हैं उनकी दास्तान। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। तो आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करें खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या नई नई गतिविधियां हो रही हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करें खेती किसानी सेगमेंट से। भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे फसल अवशेष का स्वस्थानीय प्रबंधन अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा 2 दिवसीय दिल्ली राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रतियोगिता 2018 का आयोजन दिनांक 19-20 नवंबर 2018 को शिक्षा भारतीय ग्लोबल स्कूल सेक्टर 8 द्वारका में किया गया। हमारे आगे बच्चे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभा सकें, कि उनका भी एक अहम रोल है अपने भारत के किसानों को लेकर, अपने पर्यावरण को लेकर, और आने वाली जनरेशन को खाद्य प्रदान मिल सके, इन सब की रक्षक बनकर हमारी पीढ़ी आगे बढ़े। इस प्रतियोगिता में दिल्ली के सरकारी व निजी 75 स्कूलों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पर्यावरण व फसल अवशेष प्रबंधन के विषय को विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों ने वाद विवाद, स्टैम्पों, पोस्टर, स्लोगन एवं आकर्षक प्रस्तुति दी। इसका हमारा उद्देश्य एक यही है कि बच्चों को जो है तो कृषि के बारे में भी जानकारी हो, और हमारे जो आसपास का जो एरिया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि पूरा जो हम अब दोषारोपण कर रहे हैं कि हरियाणा में इनमें फसल वगैरह जलाई जाती है, तो उनको इस प्रदूषण से किस तरह से हम कमी कर सकते हैं, वो किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चे क्योंकि सबसे पहले ऐसे लोग हैं जो अपने घर में और आस पड़ोस के अंदर अच्छा एक जो है इफ़ेक्ट डालते हैं, एक अच्छा उनका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को जानकारी होगी तो हमारा आगे आने वाला समाज और बढ़िया बनेगा। विद्यार्थियों ने पर्यावरण सुरक्षा एवं फसल अवशेष प्रबंधन पर अपने विचार रखे ताकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस पर सुझाव भी दिए। इस क्विज़ कंपटीशन में हमें पार्ट लेने के लिए बुलाया गया था, जिसमें हमने खेती से रिलेटेड और हमारे प्रदूषण जितना हमारे शहरों में बढ़ रहा है, हमारे किसान क्या काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, हर एक की जानकारी दी गई थी। इसके बारे में हमें तैयार किया गया था और उसी से संबंधित प्रश्न भी आए थे हमारे इन पेपर्स में। CBSE क्विज़ कंपटीशन में पार्ट लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने हमारे देश के किसान जिनके काम के बारे में हम कुछ नहीं जानते, उनके काम के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में हमें पता चला, और उसके बावजूद हमें आसपास के जो प्रदूषण इतना फैल रहा है उसका हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वह पता चला, और हम उसे कैसे रोक सकते हैं उसकी हमें जानकारी मिली, जो हमको रोज़ के दिनों में नहीं मिलती। लेकिन इस क्विज़ के माध्यम से हमें ये पता चला है कि हम अपने प्रदूषण को और अपने आसपास की जगहों को कैसे साफ रख सकते हैं और अपना जीवन कैसे और बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजकल के बच्चों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन कृषि केंद्र के इस क्विज़ में मुझे भाग लेकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जान पाई कि हमारे किसान भाई बहन कैसे काम करते हैं और हम कैसे प्रदूषण को रोक सकते हैं और कैसे अपने वातावरण को बचा सकते हैं। हमारे प्लेट में खाना लाने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने किसानों की मेहनत लगती है, और कि विज्ञान के क्षेत्र में और इन सब का कितना इस्तेमाल होता है, कि किसी भी फल फूल या फिर पौधे को उगाने के लिए कितना विज्ञान, कितना समय, कितना मेहनत लगती है। हमारे किसान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सामान्य ज्ञान नहीं रखते। इस क्विज़ से हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चला कि हमारे देश में कितने तरीके की सॉइल्स होती हैं, कितने तरीके के हमारे पास वो फूल पौधे, इनकी प्रजातियाँ, इन सब के बारे में पता चला। हमें हमारी किसानों की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। हमें सभी को एक समान मानकर सबकी गलतियों को मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं मानेंगे कि हमसे गलती नहीं हुई है तब तक हम उसे नहीं सुधार सकते। तो आइए सब लोग अपनी गलती मानते हैं और सब लोग एक साथ कदम उठाकर किसान जीवन और बाकी जीवनों को भी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि आजकल
आजकल सब लोग इंजीनियर डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, पर किसान कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए हमें किसान के क्षेत्र में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम विज्ञान की तरफ दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमें खाना ही नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे और जिसकी वजह से विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं पर्सनली किसान भाई को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे खाना मिल पा रहा है, और यह प्रण लेती हूँ कि आज के अभी से मैं पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वह करूँ। और मैं कृषि अनुसंधान का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये जागृति के लिए एक जो कार्यक्रम चलाया, जिसके अंदर क्विज़, जनरल नॉलेज और यहाँ पर एक्सट्रीम प्री आशु भाषण प्रतियोगिता जैसी चीज़ों का भी उन्होंने बोलने का बच्चों को मौका दिया। दिल्ली एनसीआर जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, तो इस जगह पर भी कृषि अनुसंधान केंद्र ने अपनी एक जो छोटी सी एक दया दृष्टि हम पर डाली कि हमें इसके बारे में जागृत किया, और हमें कृषि से रिलेटेड, कृषि के साथ जो और भी अन्य सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, जब हमने इस कंपटीशन की तैयारी करी तो हमें उसके बारे में जानने का मौका मिला। तब जाके हमें पता चला कि आखिर क्यों ऐसा कहते हैं कि जय जवान और जय किसान। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा नई दिल्ली के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने बताया, इस कार्यक्रम में लगभग 1000 विद्यार्थियों प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से भूमिका रही कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा की। इस कार्यक्रम का कराने का मुख्य उद्देश्य ये था, हम सभी जानते हैं कि जो देश के जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य हैं। अगर बच्चों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगा कि हम इन्वायरमेंट का जो दिल्ली का पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो बच्चे हमारे हर तरह से सोर्स होते हैं, परिवार में बचाएंगे, समाज में बताएंगे, स्कूल में बताएंगे, अगर कहीं ट्रेन में भी जाते तो वो भी बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया है कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उनको कैसे रोक सकते हैं, उनकी जानकारी बढ़े, उस पर भी हम लोगों ने अवेयरनेस देने का प्रयास किया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो हमने प्रोग्राम किया है भारत सरकार की एक परियोजना है इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, स्वस्थापन फसल अवशेष प्रबंधन। इसके लिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्य क्षेत्र में भी किसानों को पराली न जलाने के लिए जो फसल प्रबंधन होता है, जो धान काटते हैं उसको जला देते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की परियोजना चलाई है, जिसमें किसानों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, साइंटिस्ट फार्मर से इंटरफेस कर रहे हैं, और उनको मशीन भी हम सब्सिडी पे दे रहे हैं। हम लोग मशीनों का प्रदर्शनीकरण भी कर रहे हैं दिल्ली में, और आपको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली में इस बार पराली प्रबंधन 100% सफल है और एक भी एकड़ धान की फसल का जो पुआल है जलाया नहीं गया है। गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। Come and indulge in fine cuisine only on your favorite show. वाह क्या टेस्ट है! So come, join us and learn how to cook and warm up the hearts of your loved ones. देखिए कार्यक्रम वाह क्या टेस्ट है, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, ये हम सभी जानते हैं कि खेती किसानी के साथ साथ अगर पशुपालन को भी अपना लिया जाए तो ये आर्थिक रूप से काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है, और पशुपालन तभी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा अगर उसे बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो फिर आइए पशुपालन से संबंधित जानकारियाँ हासिल करते हैं।
हमने सबसे पहले एक अच्छी कंपनी से बल्क मिल्क कूलर ख़रीदा, जिस बल्क मिल्क कूलर में हम दूध को ठंडा करके आगे हम देते थे। हम हमेशा दूध को निकालने के बाद एक बार टेस्ट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को नोट करते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर। तो वो हमने चीज़ें अपनाई। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रेशराइजेशन यूनिट लगाया। प्रेशराइजेशन यूनिट लगाने के बाद हम दूध को निकालते हैं, फिर हमारी एयर कंडीशन गाड़ी हैं, उनमें हम रख के लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं। जहाँ तक काम करने वाले लोगों की बात है, ये इसके लिए स्किल्ड लेबर होती है, जो परमानेंट लोग हैं, जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। फिर हमारे आसपास जो अनएम्प्लॉयड फीमेल हैं, मेल हैं, हमारे जैसे ड्राइवर्स हैं, वो हमारे आसपास के क्षेत्र से आते हैं। भविष्य में हम लोग पनीर, खोवा, क्रीम, बटर, दही, इन सब चीज़ों को मार्केट में लाएंगे, जिससे कि हम लोगों को प्योर चीज़ें, हाइजीनिक चीज़ें और बढ़िया चीज़ें लोगों को उपलब्ध करा सके। अब गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर का, तो फिर आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों बहनों, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का आज के हमारे सफल किसान से। जी हाँ, आज के हमारे सफल किसान बहुत ही अलग हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से एक नया ही मुकाम हासिल किया है। मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके लिए किसानों को खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी जिला कोरियाई गांव के विमलेश मोहन झा ने भी खेती किसानी के साथ मत्स्य पालन को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया। मैं एक आध पोखरी जोता करता था, खरीद के पट्टा पर मैं जोतता था। उसमें फायदा होने लगा और मैं धीरे धीरे बढ़ा दिया। अभी 5-6 पोखरी मैं जोतता हूँ। 2 पोखरी तो मेरा निजी है, जिसका रकबा 1 एकड़ प्लस में है। दोनों का 1.5 एकड़ करके है दोनों पोखरी का रकबा। और इसमें मुझे अच्छा खासा कमाई हो जाता है और बेसी टाइम किलिंग भी नहीं है। महीना में 3-4 दिन उसमें देखना पड़ता है, उसका भोजन देना पड़ता है, खुराकी देना पड़ता है। पानी का थिकनेस देखें, अगर उसमें कमी हुई तो उसके अनुसार हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। किसानों के लिए मत्स्य पालन भी अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इससे जो उपार्जन होता है उसमें मैं अपने के बच्चे के पढ़ाई लिखाई, परिवार का भरण पोषण करने में मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं है। 1 एकड़ जमीन में अगर बढ़िया माने पोखरी, 1 एकड़ का जो पोखरी है, अगर उसमें लोग बढ़िया से अगर खेती करते हैं मछली का, यहाँ जो होता है, मैं आंध्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की, उसमें नियर अबाउट 1 लाख रुपया प्रति वर्ष से उससे आमदनी 1 एकड़ के पोखरी से हो जाता है, सारा खर्चा वर्चा छांटने के बाद। और मैं धीरे धीरे इसे बढ़ा दिया। बहुत सारे पोखरी मेरे अंडर में अभी है। विमलेश ने अपने तालाब में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की मछलियों का पालन किया हुआ है। मेरे पोखरी में माने पुराना मछली में रोहू, नैनी, कतला, जिसको हम लोग देहाती भाषा में भाकुर कहते हैं, उधर कतला कहा जाता है। और कुछ चाइनीज मछली भी यहाँ मिल जाता है और हम लोग डालते हैं, जैसे सिल्वर हुआ, बिगहट हुआ, कॉमन कार्प कहते हैं मछली होता है, या इजरायली इधर देहात के भाषा में कहते हैं कॉमन कार्प। उसके बाद ग्रास कार्प, ये सब मछली हम लोग डालते हैं। विमलेश बताते हैं कि किस प्रकार वह मत्स्य पालन कर रहे हैं तथा किस प्रकार मछलियों को समय अनुसार उन्हें एक तालाब से दूसरे तालाब में डाला जाता है, जिससे उनका विकास पूर्ण रूप से हो पाए। 3-4 एक पोखरी सिर्फ बीज डालने वाला ही मैं रखा हूँ, जिसमें छोटा बच्चा रखता हूँ। मैं स्पून साइज का बच्चा लाता हूँ और उसको मैं डालता हूँ। और जब वह 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम का हो जाता है तो उसको बड़े पोखरी में उसको डालता हूँ। और जब 150-200 ग्राम का हो जाता है तो 1 माह में वो मछली अगर ढंग से देखभाल हुआ तो 600 ग्राम, 700 ग्राम का हो जाता है। अगर 1.5 महीना, 2 महीना छोड़ दिया तो वो किलो के रेंज में हो जाता है। मछली के व्यवसाय में विमलेश को व्यापारी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यापारी स्वयं विमलेश के तालाब से मछली खरीद कर ले जाते हैं। इसमें हम पोखरी में मछली उत्पादन करते हैं। इसके साथ इसमें बहुत व्यापारी बंधु जुड़े रहते हैं, जो कि मेरे पोखरी से मछली खरीद के ले जाते हैं, बेचते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार मिलता है। 10-20 माने व्यापारी लोग आते हैं जो मेरे यहाँ से मछली खरीद के ले जाते हैं। आज के दौर में जहां बेरोजगारी से युवा जूझ रहा है, वहीं मत्स्य पालन एक अच्छा विकल्प है। लगन और मेहनत से कर इस व्यवसाय को अपनाकर युवा अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है। कोई भी किसान या जो जिस काम में लगा हुआ है, अगर ईमानदारी से करे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसका आय बढ़ेगा। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के जरिए जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनसे आप जरूर लाभ लेंगे। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।